चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए, जो कि आपके हिस्ट्री का 5वां चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट जो क्लास की वीडियो भी बन रही है रिकॉर्डेड, और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस भी है। सो यहाँ पे आप इस तरीके से कि मतलब जैसे आप लोग ने नोट्स पढ़ा है, नोट्स में बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, इस इंपॉर्टेंट चीज में वही चीजों की ज्यादातर जिक्र किया जाएगा जो ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपके पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उन चीजों को देखना है, समझना है, और कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये ना सोच के कि ये वीडियो बन रही है तो मैं क्वेश्चन ना क्वेरी करूं, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए मैं ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन भी लेके जा रहा हूं ताकि मुझे डबल मेहनत ना करना पड़े। एक बेनिफिट आप लोग के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगा या फिर आपको दोबारा किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा, देन वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की गई हुई है, साथ ही साथ हमारे ऐप पे भी अपलोड है, आप वहां पे जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बस मेन मोटिव यही है कि आपका जो रिवीजन का जो समय है ना, जो नहीं हो पाता है, वो वीडियो को देखो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। बेसिकली इस चैप्टर में हम 3 यात्रियों के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है अल्बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। ये भारत आए थे और आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने देखा, और देखने के बाद उनका जो जिक्र है अपनी पुस्तकों में किया। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये भारत के बारे में जिक्र कर रखे हैं कि भारत में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, कब 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी, 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी। इट मीन्स अगर देखा जाए तो लमसम 1000 साल, मतलब मैक्सिमम 1000 साल देखा जाए, 1000 साल हो गया। 10वीं शताब्दी मतलब क्या, अभी 20वीं 21वीं शताब्दी चल रही है, लमसम 11 साल के आसपास हो गया। ठीक है, 11 साल, 3 साल से लेकर 11 साल के बीच में जो भी बात हुई थी, 300 साल से लेकर 11 साल के बीच में जो भी बात हुई थी, ठीक है, उसी के बारे में हम चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात है? तो अब देखिए यहाँ पे सबसे ही पहला आपका क्वेश्चन राइज होता है क्या, 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक कौन से 3 प्रमुख यात्री भारत आए थे। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार के यात्री जो कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला क्या नाम था उसका, अल्बिरूनी, दूसरे नंबर पे इब्न बतूता और तीसरे नंबर पे फ्रांसवा बर्नियर। बात करते हैं अल्बिरूनी की, तो अल्बिरूनी का कभी पूछ लेता है कि भारत कब आगमन हुआ था। आगमन का मतलब क्या होता है, कब वो आया था। तो कब आया था, 11वीं शताब्दी में आया था। और इसका जन्म स्थान कई बार पूछ लेता है, तो कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अभी जो पेपर हुआ था 12वीं का, अभी जो पेपर हुआ था 12वीं का, उसमें एक क्वेश्चन आया था अल्बिरूनी, सॉरी इसके, हाँ, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। क्या आया था क्वेश्चन, फ्रांसवा बर्नियर चीन का यात्री था, ऐसे क्वेश्चन आया था, और ऑप्शन में दे दिया था। ठीक है, ऑप्शन नहीं, ऐसे करके कुछ मतलब इस टाइप से ही कुछ क्वेश्चन आया था जिसमें वो पूछा था कि ये चीन का यात्री था, सही या गलत, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें उसका जो आंसर था वो फ्रांस था, क्योंकि है ना, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। तो आप देखो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे है ना उस तरीके के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब चीज़ों में इसके बारे में जिक्र किया जाता है। तो क्या लिखा है, अल्बिरूनी जो है 11वीं शताब्दी में आया था, कहाँ का रहने वाला है, उज्बेकिस्तान का रहने वाला है। साथ ही साथ इसने जो ग्रंथ लिखा था, इट मीन्स जो पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम है, किताबुल हिंद। क्या बोलोगे, किताबुल हिंद। ठीक है, भाषा की बात करते हैं तो भाषा है अरबी भाषा। ठीक है, साथ ही साथ बात करते हैं इब्न बतूता, जिसका आगमन हुआ था 14वीं शताब्दी में। ये कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, इसकी पुस्तक का क्या नाम है, रिहला। याद रखिएगा, जब भी इन तीनों की पुस्तक का नाम, ये कब कब आए थे उसका नाम, साथ ही साथ जन्म स्थान है उसका। ठीक है, ये भाषा तो कभी कम पूछता है कि कौन सी भाषा में लिखा गया था, लेकिन ये जो बाकी के जो चीजें मैंने आपको बताया ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, भाषा की बात करते हैं तो सेम अरबी भाषा है। फ्रांसवा बर्नियर की बात करते हैं, 17वीं शताब्दी में आया, कहां से, फ्रांस से आया था। द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसने एक पुस्तक लिखी थी, द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगलों के समय में ये आया था, इसलिए कहते हैं द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, इसकी पुस्तक का नाम है। और साथ ही साथ इसकी जो पुस्तक की जो भाषा है वो क्या है, फ्रेंच। क्या है, फ्रेंच। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक चित्र भी दिखाया गया, इसका इमेज भी दिखाया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सामने सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है अल्बिरूनी, ये है। इसके साथ साथ इब्न बतूता जो कि आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ फ्रांसवा बर्नियर कुछ इस प्रकार के दिखते थे। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को बखूबी ढंग से समझ लिया, क्योंकि यही जो बेस पॉइंट है ना, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो समझ में आ रही बातें, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि ऐसे एज अ समझो कि कॉमन सी बात है, किसी भी बच्चे से ही पूछा जा सकता है कि आखिर लोग यात्रा क्यों करते हैं, है ना। तो आप देखिए, लोगों की यात्रा करने के अलग अलग रीजन होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं गया मुंबई, तो मुंबई जाने का कारण क्या हो सकता है, पहला ये हो सकता है कि मैं घूमने गया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वहाँ पे कोई शादी विवाह या कोई फंक्शन हो इसलिए गया। ये हो सकता है कि मैं एग्जाम देने गया। ये हो सकता है कि मैं जॉब के लिए गया। ये हो सकता है, मतलब अलग अलग
अलग अलग रीजन हो सकते हैं ना। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर लोग यात्रा क्यों करते थे। तो लोगों का यात्रा करने का अलग अलग रीजन हो सकता है, लेकिन जो मेनली जो रीजन है वो आपके सामने रखा गया है कि पहले के समय में जो लोग यात्रा करते थे साहस की भावना से प्रेरित होकर। क्या होता है इसका मतलब कि पहले इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो लोगों को पता ही नहीं था कि लोग कहाँ पे हैं, एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहे हैं। इसलिए वो क्या करते थे, है ना, नई नई जगहों की खोज करते थे, देखते थे कि क्या वहाँ उस लैंड पर कोई है कि नहीं है, या लैंड है भी कि नहीं है ना। तो इस प्रकार से चेक करते थे। तो ऐसे ही सेम अगर देखा जाए तो लोग साहस की भावना से, इट मीन्स अंदर जब करेज आ जाता है, साहस आ जाती है कि यार मुझे चल के देखना है कि वहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ऐसी भावनाओं से प्रेरित होकर लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। और क्यों यात्रा करते हैं, आपदा की स्थिति भी कर सकते हैं, और क्यों करते हैं, रोजगार के तलाश में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, वे काम की खोज में यात्रा करते थे। दूसरा है प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। अभी देखिए कोरोना का समय था, तो जो लोग शहरों में निवास करते थे, जैसे दिल्ली में हो गया, मुंबई में हो गया, तो लोग शहर से बेशक ट्रेन मिले ना मिले, अपना पर्सनल गाड़ी करके, है ना, उस तरीके से गांव पहुंचते थे। कई लोग तो बाइक से गांव पहुंच गए, है ना। तो इस तरीके से लोग गांव पहुंचते थे। क्यों, प्राकृतिक आपदाएं थी ना, इसलिए। तो क्या हुआ, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए आगे व्यापारी, सैनिक, पुरोहित एवं तीर्थयात्री बनकर लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। आगे साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि लोग साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे लोग हैं जो ये दिखा रहे हैं कि वो साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं, साइकिल से वो चक्कर काट रहे हैं, साइकिल से कई सारे राज्यों में जा रहे हैं। तो क्या है, करेज ही तो है। कोई व्यक्ति, अब जैसे हम भी तो सोच सकते हैं ना साइकिल लेके निकल लो, ऐसा थोड़ी ना होता है सोच लिया निकल गया, नहीं। जब तक अंदर साहस नहीं कि मान लो कहाँ पे क्या हो जाए, है ना, कहीं जंगलों के रास्ते निकलना पड़ रहा है, कहीं सुनसान रास्ते से निकलना पड़ रहा है, कहीं खाने को मिला नहीं मिला, कहीं पैसा मान लो कोई लुटेरे लूट लिए, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन इन सभी चीजों से सामना करते हुए लोग जो कनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, वो साहस ही तो है। तो साहस का मतलब क्या होता है, करेज होना, ठीक है। तो लोग यात्रा करते हैं। इतिहास में ऐसी बहुत सी महिलाएं एवं पुरुष भी हैं जो कि दुनिया के विभिन्न भागों में गए हैं, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि सिर्फ पुरुषों का लिखा गया जो ग्रंथ है या किताब है वही देखने को मिला है, स्त्रियों का उतना नहीं देखने को मिला है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चीजों को समझते हैं। देखिए एक दृश्य आप लोग के सामने रखा गया है। इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि ये चिता है ना, लकड़ी की, देखिए लकड़ी बिछाया गया है, और जाहिर सी बात है चिता पर एक व्यक्ति है, और उनके जस्ट बगल में उनके, है ना, उनकी पत्नी है। तो आपको देखने से लग रहा है कि ये व्यक्ति जो लेटा हुआ है तो मरा हुआ है, लेकिन ये जो है, ठीक है, ये स्त्री जो है वो जीवित है। लेकिन जीवित होने के बावजूद भी इनको चिता पे क्यों वो किया जा रहा है, तो ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत पहले एक सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा क्या, जिसमें सती बना दिया जाता था। अगर पति की डेथ हो जाती है तो कहा जाता था कि जब पति ही नहीं है, उसका स्वामी ही नहीं है, तो उसको भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको चिता पे रख के जला दिया जाता था, ठीक है। तो अलग अलग चीजें थी, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, और आगे चल के राजा राम मोहन राय के समय में, ठीक है, उसमें अंग्रेजों ने भी बहुत सारे हेल्प किए थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया गया, जो सती प्रथा थी उसको खत्म किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से खत्म हुआ था, जो कि आगे अब इसमें तीर्थयात्रियों में से जो तीसरा फ्रांसवा जो बर्नियर था, है ना, उसने अपनी आंखों से देखा था कि ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है। चलिए, जो कि हम आगे बात करेंगे और चीजों को समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। मैंने बताया ना फ्रांसवा बर्नियर। देखिए दूसरा ही क्वेश्चन आपके सामने लिया गया, जो फ्रांसवा जो बर्नियर था उसने सती प्रथा के बारे में क्या जिक्र किया है, क्या बताया है। तो देखिए क्या लिखा है, सती प्रथा के मार्मिक दृश्यों ने बर्नियर का ध्यान बहुत ज्यादा आकर्षित किया। मार्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत देखने में दया सी आए। और आने वाली भी बात है भाई, मुर्दे को जलाओ तो कोई बात नहीं है, जीते जी व्यक्ति को जलाओगे तो कोई भी रहेगा तड़पेगा, और जब तड़पेगा तो आपको तो दया आएगी ना। तो वही चीज लिखा है कि सती प्रथा के मार्मिक दृश्यों ने बर्नियर का ध्यान आकर्षित किया। लाहौर में एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु लमसम 12 वर्ष रही होगी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रही होगी, उसने बर्नियर ने सती प्रथा होते हुए देखा। इट मीन्स क्या हुआ, 12 वर्ष की, जो पहले देखो शादी कब कर दी जाती थी, छोटे छोटे उम्र में शादी कर दिया गया। अब ऐसी सिचुएशन में जो बर्नियर था, ऐसी सिचुएशन में बर्नियर था, तो उस बर्नियर ने क्या किया, वो सारी चीजों को देखा, और देखने के बाद उसको बहुत ही मतलब गिल्टी फील हुआ। उसका जिक्र उसने उसमें किया, मतलब पुस्तक में किया। आगे बर्नियर के अनुसार उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह छोटी सी असहाय बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जीते जी ऐसा लग रही थी कि ये मरी हुई है। ऐसा जैसा होता नहीं कि
कोई मतलब ही नहीं है इस संसार से, ऐसा। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, मतलब उसके दिमाग में जो चीज चल रहा है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा है, वो बच्ची कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3-4 ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है, एक बूढ़ी औरत और जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था की सहायता से उस पीड़ित को जबरन घातक स्थल की ओर ले जाया जा रहा था और उसे लकड़ियों पर बैठाया गया। इट मीन्स उसको लेके गए, उसको उस पर बिठाए अंदर, है ना, उसको करके। तत्पश्चात उस बच्ची के हाथ और पैर को बांध दिया गया ताकि वो भाग ना जाए, और इस स्थिति में उसे, ठीक है, मासूम को जिंदा जला दिया गया था, ठीक है। आगे, बर्नियर अपनी भावनाओं को दबाने में और उसके कोलाहल पूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। इट मीन्स क्या हुआ कि जब उसने सारा दृश्य देखा तो मन में तो ये आया कि जाकर उसको रोक दिया जाए, ऐसी चीजों को ना होने दिया जाए, लेकिन वो असहाय था, नहीं कर सकता था क्योंकि ये प्रथा ही ऐसी थी, ठीक है। आगे क्या हुआ, हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी और अन्य मरने के लिए बाध्य किए जाते थे। मतलब अब जैसे जो सती, जैसे जिसके मतलब हस्बैंड अगर मर गए अंदर, उनको क्या किया जाता था, कुछ तो ये है कि प्रसन्नता से कि कोई बात नहीं, जब यही नहीं रहे तो मैं कैसे रहूंगी, है ना, इसलिए वो प्रसन्नता से गले लगा लेती थी कि कोई बात नहीं, जला दो। लेकिन कुछ ऐसी थी जो मरना नहीं चाहती थी, लेकिन उनको जबरदस्ती बांध के देन उस चीज को कर दिया जाता था। इसलिए मैं टॉपिक लिया हूँ क्योंकि बहुत पहले ऐसी चीजें चलती थी सती प्रथा के बारे में, ठीक है, समझ में आ रही बातें। तो सती प्रथा के बारे में इस प्रकार की चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला समझते हैं क्या लिखा है, किताबुल हिंद। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किताबुल हिंद के बारे में, ठीक है। किताबुल हिंद किसने लिखा था, कौन बताएगा, किताबुल की हिंद किसने लिखा था, अल-बिरूनी ने लिखा था, ठीक है। अल-बिरूनी कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। कब आया था, 11वीं शताब्दी में। उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, किताब, कौन सी भाषा में थी, अरबी में। रिहला किसने लिखी था, इब्न बतूता। कहाँ से आया था, मोरक्को, अफ्रीका से, मोरक्को से आया था। कब आया था, 14वीं शताब्दी में आया था। उसकी जो पुस्तक का नाम क्या है, कौन सी भाषा में है, ठीक है। और फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक का नाम द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। भाषा बता दीजिए, फ्रेंच भाषा थी, ठीक है। हाँ, कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था। कब आया था, 17वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। इन चीजों को याद करके रखिएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि जो किताबुल हिंद है उसमें लिखा क्या गया है, उसकी विशेषता है, देखो 4 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, अल-बिरूनी ने अरबी भाषा में किताबुल हिंद की रचना की थी, जिसकी भाषा क्या थी, सरल और स्पष्ट थी। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो कि धर्म और दर्शन, त्योहार, लोक विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, बातुल, ठीक है, मापन विधियां, मूर्ति कला, कानून, माप तंत्र विज्ञान आदि विषयों पर आधारित 80 अध्यायों में विभाजित है। अब देखिए एक एक वर्ड जो ये चीज है ना, 80 अध्यायों में, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसने जो पुस्तक लिखी थी कितने अध्याय में बटी हुई थी, 80। आगे, इस ग्रंथ में अल-बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसे आरंभ में एक प्रश्न होता था। इसका मतलब क्या हुआ, उसने जो पुस्तक लिखी है ना, उस पुस्तक में जो जिक्र किया है, सबसे पहले एक प्रश्न होता था और उस प्रश्न को सेटिस्फाई करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट लिखे जाते थे कि ये, जैसे मान लो प्रश्न लिख दिया, एक टॉपिक ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ के त्योहारों के बारे में लिख दिया कि यहाँ का त्योहार जो है, और उसके नीचे लिख दिया कि यहाँ पे ये त्योहार मनाए जाते हैं, इस हिसाब से मनाए जाते हैं। अब देखो अलग अलग त्योहारों की अलग अलग महानता है कि नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ कि होली कैसे मनाया जाता है, तो पटाखे जलाकर, पटाखे फोड़कर, नहीं ना। अगर मैं आपसे कहूँ दिवाली कैसे मनाया जाता है, तो उसकी भी एक अलग चीज़ है, दीपक जला लिया, प्रसन्नता, और साथ ही साथ अब देखते हो कि पटाखे वगैरह जलाते हैं, ये सारी चीज़ें। अब तो ट्रेंड है पटाखे जलाने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, जिसमें खुशियां बांटना और साथ ही साथ दीपक जलाना, ये सब चीजें चलते थे। पटाखे ये तो ट्रेंड धीरे धीरे देखते हो किस तरीके से बदलता जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें समय के साथ ये भी समझना चाहिए कि इसमें जैसे कहा जाता है कि होली में जो पानी है, पानी को वेस्ट हम करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, उसको भी थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे रिसोर्सेज जो कि बहुत कम है पृथ्वी पे, उसको हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि भावी पीढ़ी, आने वाला जो है ना, जो पीढ़ी है, उसके लिए भी बचा कर रखो। जिस प्रकार से हमारे लिए हमारे पूर्वज बचा के रखे हुए हैं, इसी प्रकार से हमारा भी कर्तव्य है आने वाले समय में जो भी चीज़ है उसको हमें बचा कर रखना चाहिए। तो क्या लिखा है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में एक प्रश्न होता था और उस प्रश्न को सेटिस्फाई करने के लिए उसमें बहुत सारे कंटेंट लिखे जाते थे। आगे क्या लिखा है, फिर वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ क्या होती थी, तुलनाएं की जाती थी। आगे, अल-बिरूनी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा संस्कृत प्राकृतिक ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद तथा रूपांतरण में परिचित था। इसका मतलब क्या हुआ
कि वो विभिन्न प्रकार की भाषाओं को भी जानता था और उसकी जो कृतियां थी वो विभिन्न प्रकार की भाषाओं में कन्वर्ट की गई, ट्रांसलेट की गई। आगे इसमें दंत कथाओं से लेकर, दंत कथा का मतलब क्या होता है, हाथी दांत पे जो कथाएं हैं या उससे जो सुंदर चित्रण का वर्णन किया जाता है, जो तोरण द्वार पे जो चित्र बनाए जाते हैं उनकी बात की जा रही है, जिसमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान तथा चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी चीजें शामिल थी। साथ ही इन ग्रंथों को लेखन सामग्री शैली के विषय में भी उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उसमें सुधार करना चाहता था। यानी कि कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें उसको लगा कि वो चीज सही नहीं है, ठीक है, उस चीज को क्या करना चाहता था, सुधार करना चाहता था। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात लिखी है कि साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण क्या था, आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वो उसमें क्या करना चाहता था, सुधार करना चाहता था। ठीक है, तो कुछ चीजें इसमें हैं, 2-4 लाइन 5 लाइन जो है उसमें कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उसको आप मार्क करके रखिएगा और उसको ही याद कर लीजिएगा। जैसे 80 अध्याय में बटा हुआ है, ये इन चीजों के बारे में जिक्र किया गया है, इस भाषा कैसी है, किस तरीके से कौन कौन सी भाषा में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, इसमें क्या चीजें लिखी गई हैं, ये सारी चीज आप मार्क करके रखिएगा, याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये कुछ क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बाकी आप लोग को तो पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि कितनी बार मैंने इस चीज को रटवा रखा है। जैसे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। दूसरा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया। बोध गया कहाँ पे है, बिहार में। बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और लास्ट क्या रहेगा, बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको याद करना जरूरी, क्योंकि मैथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आप लोग को एक सूचना और देने वाला हूँ, आने वाले समय में हमारे इसी चैनल पे आप लोग को ये जो 5 सब्जेक्ट है, मतलब 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी आपका है, ठीक है, उन सभी चीज के लिए हम टीचर अवेलेबल कराने वाले हैं। ठीक है, जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो जो ऑफलाइन चीजें हैं वो तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ जो सब्जेक्ट वैसे हैं जिसके लिए टीचर जल्दी नहीं मिलता, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, जैसे हिंदी हो गया, ये सब कहाँ ट्यूशन में कोई पढ़ता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप लोग को ऑनलाइन डिपेंड रहना पड़ेगा। ऑनलाइन हमारे चैनल से साथ जुड़े रहेंगे, देन आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगे। साथ ही साथ कोशिश हमारी एक चीज़ के लिए और रहेगी कि ये ऐप आप लोग के लिए क्रिएट जो किया गया है, ठीक है, ये ऐप जो आप लोग के लिए क्रिएट किया गया है, इसमें ना ऑनलाइन तो आपको वीडियो मिलेगी, साथ ही साथ ऑफलाइन मिलेगी। ऑफलाइन मतलब जैसे आपके पास नेट नहीं है लेकिन फिर भी आपने कोर्स उसमें ले रखा है, आप उस पर क्लिक कीजिए, जो भी कोर्स उसमें है उसको आप ज्वाइन कीजिए और अच्छे से पढ़िए ऑफलाइन मोड में। मतलब उसके लिए कोई इंटरनेट की जरूरत, बहुत से बच्चों की समस्याएं होती है जो कहते हैं भैया हमारे में नेट ही नहीं होता है, शाम तक होते खत्म हो जाता है, 1 GB 1.5 GB खत्म हो जाता है, ठीक है, तो डेटा जो है वो खत्म हो जाता है। तो इस वजह से उन बच्चों के लिए ये फैसिलिटी लाएंगे कि हम जिसमें ऑफलाइन मोड में सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको पता है बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं चलता, लेकिन उस समय हमारा ऐप चलेगा बिना इंटरनेट के, जिसको आप क्लिक करके चीजों को पढ़ सकते हैं। समझ में आ रही बात, ये आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। तो जल्दी करने वाले हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्नियर के बारे में। किसके बारे में, बर्नियर के बारे में। अब एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है, देखते हैं कौन सा बच्चा उस चीज को बहुत ही इजीली बता पाएगा। ठीक है, हाथ खड़े करने हैं, ठीक है, सीधा है, इस तरीके से नहीं बोलना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सती प्रथा के बारे में किसने जिक्र किया है अपनी पुस्तक में, जो 3 तीर्थयात्री आए थे, बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। फ्रांसा बर्नियर, ठीक है, किताबुल हिंद में कहाँ जिक्र किया है भाई, अल-बिरूनी ने तो लिखा था ना किताबुल हिंद, लेकिन फ्रांसा बर्नियर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, द ट्रेवल इन द। चलो भाई, टॉपिक है क्या है, बर्नियर के वृत्तांत में उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। देखिए भाई, उस समय बर्नियर ने कहा था क्या कि शहरों और गांवों के बारे में उसने बताया कि शहरों में निवास करने वाले लोग, इट मीन्स नगरों में निवास करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन है ऐसा नहीं कि शहर बिल्कुल गांव की तरह। देखो, गांव में अगर चले जाओगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा दोपहर के समय में इंसान रहते हैं कि नहीं रहते हैं। क्यों, घर बहुत बड़े बड़े हैं, इंसान बहुत कम है। लेकिन शहर में इसका जस्ट अपोजिट है, घर बिल्कुल माचिस के डब्बे की तरह बनता है ऊपर, और इस तरीके से लोग भरे पड़े रहते हैं, मतलब नीचे ऊपर ऊपर सब भरे पड़े, कोई रेंट पे रह रहा है, कोई पर्सनल है, कोई कुछ तो कोई कुछ, है ना। और इन सब चीज का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हो, जब कोई फेस्टिवल होता है तब आप देख सकते हो कि मार्केट में जो लोग हैं रोडों पे कितने ज्यादा होते हैं। ठीक है, खासकर दशहरा, जैसा कि आप देख सकते हो 2-3 दिन पहले। आगे अब हम समझते हैं कि बर्नियर ने क्या किया। बर्नियर ने बताया 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लमसम 15% जो भाग था ना, वो कहाँ रहता था, नगरों में रहता था। कहाँ रहता था, नगरों में। अतः बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा है, जिसका आशय उन नगरों से था जो कि अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पे क्या होते थे, निर्भर होते थे।
बर्नियर का विश्वास था कि ये राज्य के दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते हैं और उनके कहीं और चले जाने के बाद क्या होता है, तेजी से पतनोन्मुख हो जाते हैं। ये बेसिकली उन चीज का जिक्र किया गया है, जैसे कई बार ना राजा, उस समय तो राजाओं का शासन चलता था, तो राजा कई बार ना कहीं शिकार पे गए या लंबी यात्रा पे गए तो उनके साथ ना टोलियां चलती थी, मतलब राजा के सम्मान के लिए, राजा की हिफाजत करने के लिए। तो राजा जहां रुकता था वहीं शिविर लगा लेता था। शिविर मतलब एक तरीके से कैंप लगा, और फिर राजा कुछ समय तक रहता था और जैसे ही राजा वहां से चला जाता था वैसे शिविर भी वहां से उखाड़ के आगे लेकर चलेगा। आगे बर्नियर के अनुसार ये सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, उत्पादन केंद्र, व्यापार नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान इत्यादि। ठीक है, उनका अस्तित्व समृद्धि, व्यापारी समूह तथा व्यवसायिक वर्गों के अस्तित्व का समुच्चय, यानी कि देखा जाए तो जो एक्चुअल में जो शहर होते थे, जो एक ही जगह पे जहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, वो किस लिए फेमस था, वहां पे व्यापारिक समुदाय था, मतलब वहां पे व्यापार ज्यादा, जैसे शहरों में व्यापार ज्यादा होता है ना, इस तरीके से। आगे अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में भी सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था, यानी कि हर नगरों में अपना एक सेठ होता था जिसको नगर सेठ कहा जाता था। आगे अन्य शहरी समुच्चय में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक हो गए, हकीम, वैद्य, अध्यापक हो गए। अध्यापक कौन, जैसे पंडित हो गए, मुल्ला हो गए। उस समय अगर देखा जाए तो जैसे आपने सुना होगा बहुत पहले महाभारत वगैरह के समय में द्रोणाचार्य, है ना, द्रोणाचार्य, हर कोई टीचर नहीं बन सकता था, मतलब जिसको ज्ञान है वो टीचर बन जाए ऐसा नहीं होता था। ठीक है, इनके लिए भी पदवी होती थी और वो सारी चीज सम्मान का एक वो था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी चीजें होती थी उस समय। ठीक है, इसके अलावा अधिवक्ता, जिसको हम वकील कहते हैं, चित्रकार हो गए, वास्तुविद हो गए, संगीतकार हो गए, सुलेख इत्यादि शामिल हुआ करते थे। मतलब शहरों में इन प्रकार के लोग वहां पे निवास करते थे। आगे कई अन्य संरक्षकों या फिर भीड़ भाड़ वाले बाजारों में आम लोग सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे, यानी कि अन्य जगहों पे जो आम लोग हैं वो निवास करते थे और इस प्रकार की सेवाएं को लेते थे। ठीक है, उस प्रकार की चीजें चलती थी। तो कहा जाए तो जो नगर है, नगरों में इस प्रकार के लोग जो निवास करते थे और अपनी चीजों को, अपनी आजीविकाओं को चलाया करते थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिया गया साक्ष्य। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं दास प्रथा के बारे में। दास प्रथा समझते हो ना, दास मतलब तो समझते हो एक तरीके से नौकर होता है। ठीक है, और प्रथा कैसे चलती थी उस समय। देखो एक चीज बताया जाता है, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में रोमन साम्राज्य के बारे में, है ना। रोमन साम्राज्य में बताया गया है कि 75 लाख आबादी में 30 लाख तो दास थे। तो समझो कि दासों की स्थितियां कैसी रही होंगी। लेकिन आगे चल के जब ये समय आया, इस समय भी दासों की इसी प्रकार की कुछ चीजें थी, जिसमें ये बर्नियर ने कहा कि दासों को ना वस्तुओं की भांति खरीदा और बेचा जाता था। मतलब जिस तरीके से बेचते हैं ना अन्य फल, फ्रूट, सब्जियां इत्यादि, उसी प्रकार से दासों को भी क्या किया जाता था, बेचा जाता था। तो कैसे कैसे देखिए, इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफी अंतर था। बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। मतलब जैसे हम किसी के घर गए मिलने के लिए, तो हम क्या करेंगे, दास को ले गए और उसको दे दिए। ठीक है, तो भेंट स्वरूप भी दिए जाते थे नौकरों को। ठीक है, आगे इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेश के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके यानी कि मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। क्या हुआ इसका मतलब, पैसा भी दिया और साथ ही साथ कितने दास दिए, 200 दास दिए। समझ में आ रही बात। आगे इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत तथा गायन से निपुण थी। मतलब जो दासियां थी वो क्या काम करती थी, संगीत या फिर क्या काम करती थी, गायन, मतलब संगीत सुनाती थी। ठीक है, गायन करती थी, इस प्रकार की चीजें। और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर दासियों के प्रदर्शन से बहुत ही आनंदित हुआ था। क्या हुआ इसका मतलब कि जिस तरीके से वो सेवाएं दे रही हैं, किस तरीके से वो संगीत सुना रही हैं, है ना, उन सभी चीजों से क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। आगे सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था कि ताकि सेवा में कोई कमी। आगे दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही भी इस्तेमाल किया जाता था। इब्न बतूता ने उनकी सेवाओं को पालकियां, डोले में पुरुषों और महिलाओं को, ठीक है, ले जाने में विशेष रूप से पाया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पहले ना डोलियां ले जाई जाती थी, है ना, जब शादी होती थी तो जो दुल्हन है, दुल्हन को डोली में बैठा के लेके जाते थे। तो ये क्या है, एक तरीके से जैसे आज की डेट में तो गाड़ी है, तो उस गाड़ी पे लेके चले गए, लेकिन पहले डोली में ले जाया जाता था। तो डोली में इसलिए क्योंकि ये सम्मान की चीजें थी। ठीक है, तो ऐसे ही बताएगा कि जो पुरुष वर्ग थे वो डोली ले जाने का काम करते थे। ठीक है, आगे दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम हुआ करती थी। अधिकांश परिवार जो उन्हें रखने में असमर्थ होते थे, कम से कम 1 या 2 दास या दासी अवश्य रखते थे। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो ऐसे दास थे जिनका काम ज्यादा होता था उन दासों की कीमत ज्यादा लगती थी, ठीक है। जो ऐसे दासियां थी जिनका काम जैसा संगीत, कोई अब हर दासी संगीत थोड़ी ना सुना सकती है, तो जो सुना सकती है सुरीली आवाज में सुना सकती थी उसका रेट अलग रखता था, और जो वैसे तो उसका काम अलग होता था, उनके लिए अलग चीजें होती थी। समझ में आ रही बात? तो जो जैसा दास था उसी के हिसाब से रेट लगता था, उसी के हिसाब से लोग एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे, ठीक है। अब समझते हो कि हर कोई तानसेन थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है, वो तो कोई विरला ही होगा इस तरीके का। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा के कौन कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान आकर्षित किया? ये तो देखो वही चीज है जो अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा ना पीछे, सती प्रथा के बारे में बर्नियर ने क्या क्या सारी चीजें बताया, वही सारी चीज दोबारा रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में बताया गया? इब्न बतूता के अनुसार संचार की एक अनूठी प्रणाली क्या थी? संचार का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसा? जैसे देखिए बहुत पहले, आज की डेट में अगर हमें कोई सूचना कहीं पहुंचानी है तो क्या माध्यम है हमारे पास? फोन है, ठीक है। और जो भी इंटरनेट की जितनी भी सुविधाएं है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम वीडियो कॉल भी बात कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, है ना, इस प्रकार की चीजें। लेकिन पहले अगर देखा जाए इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, तो लोग डिपेंड होते थे चिट्ठियों पर। चिट्ठी लिख दिया, सूचना दे दिया, फिर उसको भिजवाते थे, वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन जितनी भी डिस्टेंस होती थी उस हिसाब से समय लगता था, और फिर वहां पे जाता था तो वो पढ़ते थे, जवाब भेजते थे, इस प्रकार की चीजें होती थी। अच्छा, दूसरा उपाय ये भी था कि बहुत सारे पक्षियों को भी रखा जाता था, है ना, जैसे बाज हो गया, कबूतर हो गया, इस प्रकार से। तो उसके ना पैरों में कुछ ऐसी चीजें रखी जाती थी, छोटा अगर इन्फॉर्मेशन देना है कोई भी चीज लिखवा कर रखकर, है ना, उड़ा दिया जाता था, वो जाता था उस जगह पर सूचना। देखो एक ट्रेंड, जैसे आज देखते हो ना जानवरों को ट्रेंड किया जाता है ना, ऐसे उस समय पंछियों को भी ट्रेंड किया जाता था, तो ये भी चीज था। तो इसमें कहा गया है इब्न बतूता ने कौन से संचार की अनूठी व्यवस्था के बारे में बताया? तो इसने 2 प्रकार की चीजें बताई। क्या क्या? डाक व्यवस्था 2 प्रकार की थी। पहला है अश्व डाक व्यवस्था, तो दूसरा क्या लिखा है? पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था क्या क्या है समझिए। तो क्या लिखा है? इब्न बतूता यहाँ की डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर बहुत ही ज्यादा चकित था। चकित का मतलब हैरान हो जाना। आगे, इससे व्यापारियों के लिए न सिर्फ लंबी दूरी तक संदेश भेजना तथा उधार प्रेषित करना मुमकिन था। हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इससे व्यापारियों के लिए न सिर्फ लंबी दूरी तक संदेश भेजना, उधार प्रेषित करना मुमकिन था, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी था। क्या हुआ इसका मतलब? जैसे मान लीजिए कि दूर दूर जगह पे चीजों को भेजना है, तो उस सिचुएशन में इन व्यवस्थाओं के जरिए ना, चाहे उधार का हिसाब किताब करना हो, डिटेल भेजना हो, तो वो भी भेज दिया जाता था। कम समय में सामान को मंगाना हो तो भी भेज दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हो जाती थी, इंफॉर्मेशन जो भेजी जाती थी। आगे, डाक प्रणाली इतनी कुशाग्र थी, कुशाग्र का मतलब कितनी अच्छी थी, ठीक है, जहां सिंध से लेकर दिल्ली तक की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों का समाचार सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के जरिए केवल 5 दिन में ही किया जाता था, भिजवाया जाता था। आप ये समझ लेते हो कि 10 गुना समय जहां पहले लगता था, वहीं एक टाइम में उस चीज को पहुंचा दिया जाता था। इट मीन्स जहां पहले 50 दिन लगता था और उसी काम को अब इन्होंने डाक व्यवस्था के जरिए कितने दिन में कर दिया? 5 दिन में कर दिया। समझ में आ रही बात है? ठीक है, तो अब इन्होंने 2 चीजें बताई है। पहला लिखा है अश्व डाक व्यवस्था और दूसरा क्या लिखा है? पैदल डाक व्यवस्था। जिसमें डिस्टेंस कम हो, दूरी कम हो, उसके लिए पैदल डाक व्यवस्था सही है। जिसमें दूरी ज्यादा हो, उसमें पैदल ना जाके किसके द्वारा जाया जाएगा? घोड़े के द्वारा। पंछी नहीं है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा, घोड़े के द्वारा, ठीक है। प्रत्येक 4 मील पे आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पे प्रत्येक 4 मील पे, जैसे मान लीजिए ये जगह है, ये जगह है, तो अब यहाँ पर एक लंबा डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे क्या है? 4-4 मील पे एक स्टॉप बनाया जाता था। मतलब स्टॉप समझ सकते हो, हाँ, जहाँ पे दूसरा घोड़ा तैयार रहता था, ठीक। तो यहाँ से मान लो संदेश लिया, यहाँ तक लेके गए, तो यहाँ पे दूसरा घोड़ा तैयार रहेगा, साथ में व्यक्ति भी तैयार रहेगा। वो क्या करेगा? इस चीज को लेगा, आगे पहुंचाएगा। आगे अलग अलग स्टॉप पे अलग अलग चीजें हैं, और इस तरीके से चीजें जो है धीरे धीरे पहुंचती है। ऐसा नहीं कि एक ही घोड़ा लेके सीधा यहाँ तक पहुंचेगा, नहीं, थक जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जगह जगह पे इस तरीके के पॉइंट बनाए गए थे जहां पर चीजें पहुंचाई जाती थी, ठीक है। तो प्रत्येक 4 मील में ये चीजें होती थी, हर 4 मील पे एक एक स्टॉप बनाया गया था। पैदल डाक व्यवस्था में क्या किया गया था? 1 मील के अंदर 3 दावे बनाए गए थे। दावे का मतलब 3 स्टॉप बनाए गए थे 1 मील के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो घोड़ा है तो वो जल्दी थकेगा नहीं, तो 4 मील तो बहुत आसानी से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर पैदल आप जा रहे हो, दौड़ के जा रहे हो, ऐसी सिचुएशन में 1-1 मील में 3-3 दावे बनाए जाते थे, ताकि इजिली कोई व्यक्ति उस चीज को लेके चला जाए, ठीक है। तो इसमें सेम ऐसा ही पॉइंट बनता था, छोटे छोटे दूर पे दौड़ के गया, वहां पहुंचाया, वो वहां पे पहुंचाया, वो वहां पे पहुंचा, इस तरीके की चीजें हो जाती थी, ठीक है। समझ में आ रही बातें यहाँ तक? अगला क्या लिखा है? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये
पिछले से पिछली बार आया था क्या, बर्नियर ने भू स्वामित्व पर क्या प्रश्न उठाया। भू स्वामित्व समझते हो, भू का मतलब क्या होता है जमीन, और स्वामित्व का मतलब होता है उसका मालिक। तो बर्नियर ने बताया यहाँ पे जो जमीनें है ना, या तो राजा की जमीनें हैं या फिर बहुत सारे जमींदारों की जमीनें हैं। यहाँ पे नॉर्मल जो व्यक्ति है उनके पास बहुत ही कम जमीनें हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी के पास अगर काम करेगा तो उतना बढ़िया ढंग से काम नहीं करेगा जितना वो अपनी जमीन में अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपका घर बन रहा है, तो आप चाहोगे ना कुछ गलती ना हो, कुछ चीजें ना हो गलत हो, सारा चीज सही हो, ऐसा चाहोगे ना। लेकिन अगर यही दूसरे का घर बन रहा है, चल ना छोड़, क्या ही दिक्कत है, बनने दो, जो मर्जी वो बन रहा है। तो अपना और दूसरे में क्या होता है, अंतर हो जाता है ना। तो ऐसा ही सेम भू स्वामित्व में भी इन्होंने प्रश्न उठाया है कि जो भी ऐसे किसान है, ऐसे लोग जो दूसरों की जमीनों पे काम करते हैं, वो उतना बढ़िया ढंग से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में जमीन जो है ये इन्हीं की रहेगी, हम चेंज होते रहेंगे, कोई दूसरा आएगा वो काम करेगा। मैं अपनी जमीन अपने बच्चों को नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। तो वो उस हिसाब से मेहनत से काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो यही चीज है। क्या लिखा है, बर्नियर के विवरण के अनुसार भारत एवं यूरोप के मध्य जो मूल विभिन्नताएं थी, उनमें से एक भारत में निजी भूस्वामित्व की कमी थी। वह निजी भूस्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास रखता था तथा उसने भूमि पर राज्य की स्वामित्व को राज्य और उसके निवासियों दोनों के लिए क्या बताता है, नुकसानदायक बनाता है। इट मीन्स उसका मानना यह है भूमि पे अपना कंट्रोल रखना और काम करवाना, ठीक है, वो ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, वो नुकसानदायक ही है। आगे उसे लगा कि मुगल साम्राज्य में राजा सारी भूमि का मालिक था, जो इसे अपने धनी लोगों के बीच में बांट देता है और इसके अर्थव्यवस्था तथा समाज के लिए, ठीक है, ये अनर्थकारी नतीजे निकलते हैं। उसका ये मानना था कि यहाँ पे जो राजा है उसने क्या किया, अपनी सारी जमीनों को धनियों में बांट दिया है और वो धनी लोग अपने नीचे जो लोग हैं उन लोगों से काम करवाते हैं। तो उसका ये मानना है कि ये सारी चीजें जो हो रही है अनर्थकारी है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं अगर उनको भूमि दे दी जाए तो ज्यादा ही अच्छा काम उस पर करेंगे। 16वीं शताब्दी के अधिकतर यात्रियों के वृत्तांत में ऐसे उदाहरण मिले। बर्नियर का तर्क है कि भूधारक अपनी संतान को जमीनें नहीं दे सकते, अतः वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने तथा उसमें इजाफे के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। मतलब और प्रॉफिट करने के लिए वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी जमीन पे काम कर रहा है, तो वो तो उसको सिर्फ जितना पैसा मिला उतना ही मिलेगा ना, उससे ज्यादा थोड़ी ना मिलेगा। अब वो और पैसा कमाने के लिए क्या कर सकता है, या तो कहीं निवेश करे या फिर कहीं और जाके एक्स्ट्रा काम करे, तभी तो उसको मिलेगा। तो वही चीज है। आगे इस तरह निजी भू स्वामित्व की कमी ने बेहतर भूधारकों के समूहों के उदय पर अंकुश लगा दिया था, जो जमीन के रखरखाव और बेहतर के लिए प्रति क्या थे, सजग थे। यानी कि इन सभी चीजों की वजह से जो अच्छे जो भूधारक थे उनकी जो उदय है उस पर उन्होंने क्या लगा दिया था, अंकुश लगा दिया था। इट मीन्स ये कि अच्छे किसान नहीं उभर पा रहे थे। आगे बर्नियर बहुत यकीन के साथ कहता है कि भारत में बीच की स्थिति के लोग नहीं है। बीच की स्थिति का मतलब क्या था, मध्यम वर्गीय, या तो यहाँ पे बहुत सारे अमीर है या तो बहुत सारे गरीब है, मध्यम वर्गीय का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस तरह देखा कि इसका शासक भिखारियों तथा क्रूर लोगों का सम्राट है और इसके शहर और नगर, ठीक है, इसके शहर और नगर जो है विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे तथा इसका केवल एक ही कारण क्या है, राजकीय भूस्वामित्व। यानी कि इसका मानना था कि यहाँ का जो शासक है ना, भिखारियों और क्रूर लोगों का सम्राट है। भिखारी और क्रूर लोगों का सम्राट, देखो एक वर्ड जो यूज किया है, भिखारी क्यों यूज किया है, बहुत से गरीब, बहुत ज्यादा गरीब लोगों के लिए यूज किया गया है ना, ठीक है। तो यानी कि जो राजा है वो भिखारी और क्रूर लोगों का सम्राट है और शहर और नगर क्या है, विनिष्ट है तथा यहाँ की हवा क्या है, बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। यानी कि यहाँ का माहौल बिल्कुल खराब है, यहाँ तो सिर्फ अमीर है, छोटे लोगों से बहुत काम करवाते हैं, इस प्रकार की चीजें उसने बताया था। तो बर्नियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस प्रकार की चीजें जिसने भूमि स्वामित्व पर प्रश्न उठाया था। अब यहाँ पे देखिए अल्बिरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में कौन कौन से विवरण दिए थे। तो अल्बिरूनी, ये भी क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है। उसने लिखा है कि प्राचीन भारत में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता दिया गया था और इसको एज इट इज ऐसे ही याद कर लेना आप लोग, ठीक है, एज इट इज ऐसे ही आप लोग को याद करना है। जैसे घुड़सवार वर्ग, शासक वर्ग, भिक्षुक, पुरोहित, चिकित्सक, खगोल शास्त्री हो गए या फिर वैज्ञानिक हो गए, कृषक और शिल्पकार हो गए, ठीक है। इसको आप ऐसे ही याद करेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे समझते हैं क्या लिखा है। अल्बिरूनी ने यह दर्शाया कि सामाजिक वर्ग भारत के अलावा और भी जगह है। यानी कि जो वर्गों का हमने जो डिवाइड कर रखा है ना, ये सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि और कई सारे देशों में भी ये चीज देखने को मिलता है। इस्लाम में भी सभी को समान माना जाता है और उसमें विभिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में है। आगे ब्राह्मणवादी में अस्पृश्यता को अल्बिरूनी ने गलत माना है। अस्पृश्यता याद करो, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, जिसमें चांडालों के बारे में मैंने बताया, पिछले वाले चैप्टर में चांडालों के बारे में। तो जो चांडाल लोग थे उसको अस्पृश्य माना जाता था, यानी कि उनको छूने से भी बचा जाता था, ठीक है, ऐसी चीजें। तो उसको जो अल्बिरूनी वो गलत मानता है। हर वो चीज जो अपवित्र हो जाती है पुनः पवित्रता प्राप्त करने की प्रयास करती है। यानी कि इसका मानना था कि जो भी चीज जिसको हम अपवित्र मानते हैं वो दोबारा से पवित्र होने की कोशिश करती है। चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने देखा जो हवा है,
हवा में भी बहुत सारी बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं होती है, लेकिन वो सारा चीज साफ होता है किसके द्वारा? सूर्य के किरण के द्वारा। जिस प्रकार से समुद्र में नमक जो होता है, जिस प्रकार से समुद्र में जो नमक होता है वो पानी को दूषित होने से बचाता है, उसी प्रकार से जो हवा है, हवा को साफ रखने का काम कौन करता है? सूर्य करता है। तो आगे लिखा है सूर्य हवा को साफ करता है, सागर में नमक पानी को दूषित होने से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, बस ये था आप लोग का चैप्टर जिसमें ये सारी चीजें हैं। एक बार क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ लो, सिर्फ क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और फिर कहीं कंफ्यूज हो गए तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। आपसे क्वेश्चन पूछे 10वीं से 17वीं सदी के बीच में कौन से तीर्थ यात्री आए, तो आप ऐसे करके लिखेंगे। दूसरा, कौन कौन से यात्री मतलब जो लोग थे यात्रा किन किन उद्देश्यों से करते हैं, तो उद्देश्य आप लिख सकते हैं साहस की भावना से प्रेरित होकर आपदाओं की स्थिति में, ठीक है, खोज करने के लिए, और स्त्री और पुरुष दोनों ही यात्रा किया करते थे। अगला क्वेश्चन अगर सती प्रथा के बारे में आ जाए तो आपको याद रखना है कि जो बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में जिक्र किया है, ठीक है, उसमें उस चीज को जैसे होता नहीं कि तुम्हें अभी तुमने ये दृश्य देख लिया, अब इस दृश्य को देखकर तुम खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या चीज हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक बार पढ़ लोगे ना सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगला क्या लिखा है किताबुल हिंद के बारे में, है ना, ये जो अलबिरूनी है उसने क्या क्या जिक्र किया है। इसके बाद बर्नियर के जो वृत्तांत है शहरों के बारे में, ठीक है, शहरों के बारे में क्या क्या बताया, साथ ही साथ दास प्रथा के बारे में इब्न बतूता ने क्या क्या सारी चीजें बताई है, ठीक है। अच्छा, इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? रिहला, और उसने किस चीज के बारे में जिक्र किया? दास प्रथा के बारे में जिक्र कर दिया, डाक व्यवस्था के बारे में जिक्र कर दिया, पान के पत्ते के बारे में, ठीक है, उसने जिक्र किया है, और नारियल के बारे में जिक्र किया है। इसके साथ साथ शहरों के बारे में दो, एक दौलताबाद के बारे में और दूसरा दिल्ली के बारे में जिक्र किया, दिल्ली के चांदनी चौक के बारे में जिक्र किया है, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ ये तो डाक व्यवस्था बता दिया। भू स्वामित्व प्रश्न मैंने बता दिया कि सारी जमीनों का मालिक कौन होता है? राजा होता है, वो अपने धनी लोगों में बांट देता है, जो कि बर्नियर के हिसाब से चीजें गलत थी, क्योंकि कोई भी जो उस पर काम करने वाला है उसको पता है कि ये चीज मेरी नहीं है, तो वो उस पर ढंग से नहीं करेगा, है ना। तो इस प्रकार से वो खतरनाक या अनर्थकारी चीजें बताया है, अपने विचार को रखा है। अलबिरूनी के हिसाब से जाति व्यवस्था देखो कुछ इसी हिसाब से, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर क्या हो जाता है? ओवर हो जाता है। समझ में आ रही बात है? तो कृपया करके परसों नरसों पेपर है, आप ध्यान दीजिए इन चीज पे। और सारी वीडियो जो ऐसे बच्चे हैं, आप लोग को भी मैं कह रहा हूँ कि जब तुम्हें पढ़ने का मन ना करे, खुद से ना पढ़ने का मन करे, तो उस समय वीडियो देखा करो, क्योंकि वही चीजें, पढ़ने का मन ना हो तो वीडियो देखा करो, और वो भी करने का मन ना हो तो लिखा करो, मतलब कुछ ना कुछ किया करो पढ़ाई से ही रिलेटेड। अगर आप अपने आप को अगर ये कह दिए कि लाओ 5 मिनट ये करके देखते हैं, 2 मिनट ये करके घूम के आते हैं ऐसे, तो ये समझ लो कि आपका ही दिमाग आपको भ्रमित कर रहा है, आपको पढ़ने नहीं देगा। लेकिन जब बार बार आप उस चीज को करेंगे ना, कहते हैं लक्ष्य अपना एक रखो पढ़ाई, और उस पढ़ाई को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें कर रहे हो, ठीक है, तो वो दूसरी बात है। तो वो उससे क्या होता है कि अपना जो लक्ष्य वो फिक्स है, उस लक्ष्य को तुम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत सारी चीजें अगर बीच में आप करोगे देन कुछ भी नहीं। समझ में आ रही बात है? तो ये सारी चीजें हैं, समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई डाउट कोई दिक्कत आप मेरे से पूछ लीजिएगा। बाकी आप लोग हिंदी की तैयारी कीजिए, ठीक है? ठीक है भाई, तो जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं तो उनके लिए बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, इससे आप लोग के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।